वेलकम टू शॉर्ट हैंड विद्यालय। दोस्तों, ये डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की रहेगी, जो 10 मिनट की डिक्टेशन है। ठीक है, इसमें 1600 शब्द हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। महोदय, गुलामी के लंबे दौर के बाद स्वतंत्र हुए भारत के निर्माण के लिए जहां सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए कार्य प्रारंभ हुए, वहीं वैज्ञानिक कार्यकलापों में भी तेजी आई। इतने कम समय में हम इतनी अधिक प्रगति कर गए कि हमारा देश बैलगाड़ी के युग से निकलकर आधुनिक विज्ञान के युग में आ पहुंचा। आज भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसने भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद आज हमारे यहाँ विज्ञान की उच्च शिक्षा का माध्यम हिंदी नहीं हो पाया है। स्वतंत्रता के लंबे दौर के बाद भी भारत में हिंदी विज्ञान लेखन और प्रकाशन विदेशी भाषा के शिकंजे में कसा हुआ है। आज भारत के जिन क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर तक हिंदी में विज्ञान विषय पढ़ाया जाता है, वहीं 40% विद्यार्थी बीएससी में पहुंचने से पहले विज्ञान विषय छोड़ देते हैं, जिसका कारण बीएससी में पहुंचकर अचानक अंग्रेजी भाषा में पाठ्य पुस्तकें होना है। इनमें से 45% विद्यार्थी जो अंग्रेजी माध्यम को रो धोकर अपना लेते हैं, वही अन्य 15% यदि हिंदी माध्यम को अपनाने का प्रयास भी करते हैं तो उनके सामने कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। पहले तो उनके सामने हिंदी माध्यम से पाठ्य पुस्तकों का न होना या बहुत कम होना है। दूसरे, शिक्षकों द्वारा तैयार कराई जाने वाली पाठ्य सामग्री भी हिंदी में नहीं होती। यदि होती भी है तो हिंदी अंग्रेजी की उस खिचड़ी में अंग्रेजी की दाल कहीं अधिक होती है। कुल मिलाकर हिंदी माध्यम से विज्ञान विषय के विद्यार्थियों की स्थिति अच्छी नहीं रहती और उनके सामने सदैव एक ही प्रश्न घूमता रहता है कि वह हिंदी माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण भी कर पाएंगे या नहीं। उधर अंग्रेजी माध्यम में जाने वाले विद्यार्थियों की स्थिति मात्र रट्टू तोते की बनकर रह जाती है। अब कुछ विश्वविद्यालयों ने हिंदी को समस्त विषयों के अध्ययन एवं परीक्षा का माध्यम स्वीकारा है, लेकिन सवाल यह है कि कितने संस्थानों ने इसे खुले दिल से स्वीकारा है और कितने शिक्षक इसके पक्ष में हैं। इसका अनुमान आज भी हिंदी में विज्ञान पाठ्य पुस्तकों के अभाव को देखकर सरलता से लगाया जा सकता है। आज शिक्षक वर्ग द्वारा विज्ञान के विभिन्न विषयों पर लिखी जाती हैं। महोदय, विज्ञान के विविध विषयों में जो वैज्ञानिक शोध होते रहे हैं, उनका प्रकाशन अधिकांश अंग्रेजी या विदेशी शोध पत्रिकाओं में ही होता रहा है। हमारे वैज्ञानिकों की तो मानो यह मानसिकता ही बन गई हो कि जब उनके शोध पत्र विदेशों से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं में छपेंगे तभी उन्हें ख्याति प्राप्त होगी। इस क्षेत्र में भारत की कुछ सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं ने हिंदी में शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ करके एक अच्छी पहल की है और यह सिद्ध कर दिया है कि विज्ञान के शोध स्तरीय सामग्री का प्रकाशन हिंदी भाषा में उचित रूप से किया जा सकता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग नामक विश्वविद्यालय स्तर की संस्था शोध लेखों का एक हिंदी संस्करण भी प्रकाशित करती रही है। 40 के दशक में प्रारंभ हुई इस शोध पत्रिका को इस क्षेत्र का अग्रगामी कहा जा सकता है। सन 1948 से विज्ञान परिषद प्रयाग भी एक विज्ञान परिषद अनुसंधान पत्रिका नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन कर रही है। ग्वालियर से भी हिंदी में एक शोध पत्रिका का प्रकाशन अनेक वर्षों से किया जा रहा है। रसायन समीक्षा नामक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित होने वाली एक हिंदी शोध पत्रिका है। कृषि चयनिका नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया जा रहा है। हिंदी में प्रकाशित इन सफल शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन ने हिंदी में शोध लेखन का एक अच्छा वातावरण तैयार किया है। परिणाम स्वरूप आज कुछ शोध प्रबंध हिंदी माध्यम से प्रस्तुत किए जाने लगे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें ऐसे प्रयासों की मात्र सराहना ही नहीं करनी चाहिए, अपितु इसे अपनाना भी चाहिए। आज आवश्यकता है हिंदी में प्रकाशित होने वाली शोध पत्रिकाओं को बल देने की, साथ ही हिंदी में प्रकाशित होने वाले सर्वोत्तम शोध पत्रों को पारितोषिक प्रदान कर हिंदी में शोध लेखन को प्रोत्साहित करने की। हिंदी में विज्ञान लेखन को
प्रोत्साहित करने के लिए इधर कुछ वर्षों से अच्छे प्रयास प्रारंभ हुए हैं और वैज्ञानिक लेखन के लिए प्रारंभ की गई पुरस्कार योजनाओं से क्षेत्र विशेष से संबंधित साहित्य निर्माण में काफ़ी लाभ मिल रहा है। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, नई दिल्ली हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद, बम्बई विज्ञान परिषद, इलाहाबाद तथा जन विज्ञान मिशन लेख निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन करती रही है। इस दिशा में अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को भी आगे आकर हिंदी में वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस क्षेत्र में निष्ठा से कार्य करने की आवश्यकता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सदन और देश का ध्यान एक भयंकर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वह है हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में जातीय दंगों के संबंधों में, चाहे वह सवर्णों के साथ हुए हो, चाहे हमारे दलित वर्ग के लोगों के साथ हुए हों, यह उस प्रांत के लिए और हमारे देश के लिए भी एक कलंक है, शर्मनाक है। इसलिए मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समय हमारे देश के अंदर लगभग सभी प्रदेशों में एक ऐसा कटुता का वातावरण बन गया है और ऐसी स्थिति पैदा हो गई है हमारे समाज में, जिसके कारण उसकी एकता छिन्न भिन्न हो रही है, उसकी अखंडता विघटित हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस सदन में रहता हूं, मैं जानता हूं हमारे माननीय सदस्यों ने कई बार इस प्रकार के जो घटना चक्र हुए हैं जो शर्मनाक थे उन पर चर्चा भी की है। हम उन पर आंदोलित होते हैं, उद्वेलित होते हैं, गुस्सा करते हैं, चर्चा करते हैं, आलोचना करते हैं, दोषारोपण करते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इन सारे घटनाक्रमों के बारे में जब कभी इस पर चर्चा होती है तो तात्कालिक दृष्टिकोण रखकर केवल विचार करते हैं। हम केवल अल्पकालीन आधार पर उन पर विचार करते हैं, गंभीरता से उस पर विचार नहीं होता। अगर बिहार में दंगा हुआ तो हम कहेंगे कि वहाँ की सरकार को तत्काल भंग करो। उत्तर प्रदेश में यदि दंगा हुआ तो कहा जाता है कि वहाँ की सरकार को तत्काल भंग करो। आंध्र में यदि दंगा होता है तो कहा जाता है कि आंध्र की सरकार को भंग करो। यह सब कहा जाता है इस सदन में, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जहां तक मुझे याद आता है आज तक इन दंगों के कारण किसी सरकार को भंग नहीं किया गया है। लेकिन जब हम यह बात सदन में करते हैं उस समय हमारे मन में केवल आक्रोश रहता है, लेकिन वास्तविकता को हम छुपाने का प्रयत्न करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे माननीय सांसदों से, हमारे देश के अंदर जितने हमारे नेतागण हैं उनसे कि चाहे वे किसी भी पार्टी से संबंधित हों, ऐसी कोई भी सरकार नहीं है। उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार और बाकी के लोग चाहें तो मैं पूरी सूचना दे सकता हूं हमारे देश के अंदर कितने जातीय दंगे किन किन प्रांतों के अंदर हुए हैं और किन किन राज्यों में हुए हैं तथा किन किन मुख्यमंत्रियों के काल में हुए हैं। लेकिन ये सारी सूचना अभी आपके सामने रखकर समय नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक तत्व की बात यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हम अपने समाज के एकतापूर्ण ढांचे को सुरक्षित रखना चाहते हैं, यदि हम अपने देश के अंदर हमारे ढांचे को सुरक्षित रखकर प्रजातंत्री व्यवस्था का और राष्ट्र की एकता को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस संसद में बैठने वाले माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि हम इस सारी समस्या पर एक बड़े गंभीर ढंग से विचार करें, तनाव मुक्त होकर विचार करें, दोषारोपण के पूर्वाग्रह भाव से मुक्त होकर विचार करें, तब जाकर शायद हम इस समस्या की तह में जा पाएंगे। मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा। मैं कोई आलोचनात्मक बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल अपने देश के बारे में यह बात निवेदित करना चाहता हूँ कि आज देश के अंदर ऐसा कटुतापूर्ण वातावरण पैदा हो गया है कि जिसके कारण हमारा आना जाना छिन्न भिन्न हो रहा है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सांसदों का यह दायित्व है। हम केवल दोषारोपण करके दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। हम केवल सरकारों को भंग करने की मांग को लेकर अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकते। हमारा दायित्व है कि हम समाज में एकता बनाए रखें। हमारा दायित्व है कि
उन कारणों की तह में जाएं कि क्योंकि दलितों पर अत्याचार होता है, क्योंकि दलितों का खून बहाया जाता है, क्यों आपस में जातीय दंगा होते हैं। इन सारी बातों को एक गंभीर समस्या समझकर उस पर विचार किया जाना चाहिए। इसमें एक ऐसा मत तैयार किया जाना चाहिए कि जो सबको मान्य हो। फिर हम देश में एक ऐसा संदेश दें कि हमारी संसद और हमारा देश अपनी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हम एक होकर ऐसा करेंगे कि हमारे देश में जो कलंक का टीका बार बार लगता है, हर एक प्रदेश में लगता है, उस टीके को किस प्रकार से धोया जा सकता है, तभी हमारा देश एक रहेगा। स्टॉप।